हाँ जी, तो फिर से वापस से गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ ना कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, सब हालांकि सब सही किए थे, बट प्रॉब्लम ये रहा कि रिकॉर्ड तो हुआ, वीडियो चल भी रहा था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि वीडियो बन गया लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसा एक बार और भी हो चुका है। ठीक है, दहन वाला चैप्टर में 8th क्लास वाले में, ये 7th क्लास वाले का हो गया है। अच्छा, अब कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, सारा चैप्टर को वापस से मुंह से ऐसे ही बोल देते हैं। बाकी वीडियो में कुछ और चलेगा, रियल में हम कुछ और बोलेंगे, बट मैनेज करेंगे तो समझ में आ जाएगा हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर जो है ना 7th क्लास के NCERT का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब इस चैप्टर को समझिएगा तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा भी मज़ेदार भी है। ये चैप्टर हालांकि एक बार और अच्छे से शॉर्टकट में समझाए थे, कब थोड़ा नॉर्मली बात किए थे, कब जब हम बात किए थे फूड वाले का, मतलब कि न्यूट्रिशन वाला है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला जो चैप्टर था ना, उसमें बात किए थे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से बात हुआ था। तो देखिए क्या है ना कि हम बताते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। श्वसन मतलब क्या होता है, वह प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे भोजन तो हमारे पास आ गया, लेकिन उस भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा, वो ऊर्जा ऐसे ही डायरेक्ट नहीं प्राप्त हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है कि भोजन एक प्रक्रिया है जिससे हम लोग श्वसन एक वह प्रक्रिया है जिससे हम लोग क्या करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, बिना श्वसन के हमारे पास ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो जीवित रह सकता है। हाँ, कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना श्वसन के भी रह सकते हैं, बट कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो बिना श्वसन के रह सकते हैं। ठीक है, ताकि हर एक जीव को श्वसन करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उसको शरीर में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए उसको श्वसन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए श्वसन हो गया। ठीक है, श्वसन समझ में आ गया। श्वसन देखिए 2 प्रकार का होता है। जो श्वसन अगर पूरे स्तर पे बात करें, जिसको रेस्पिरेशन कह रहे हैं, जैसे देखिए 2 तरह की चीज़ें होती है, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। दोनों को हिंदी में श्वसन ही कहा जाता है, बट दोनों में एक फ़र्क होता है, छोटा सा नॉर्मल सा। इंग्लिश में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी समझ में आता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, श्वसन का मतलब हुआ ना कि पूरी दुनिया में जितने भी सारे जीव है, ओवरऑल सब की बात कर रहे हैं, वो श्वसन कहलाता है। सारे लोग श्वसन करते हैं। और एक व्यक्ति पर्टिकुलर किसी खास व्यक्ति की बात करें तो वो जो है श्वसन कर रहे हैं, मतलब कि वो ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, ये क्या बोलते हैं, मतलब ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इंसान है, ह्यूमन है, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है, और वो ब्रीदिंग कुछ और नहीं, श्वसन ही है, मतलब रेस्पिरेशन ही कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेशन के हिसाब से बात करें तो रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और एक होता है अवायवीय श्वसन, जिसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या क्या है भाई, थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का उपस्थिति में इसको किया जाता है। वायवीय श्वसन जो होता है यह बिना ऑक्सीजन का नहीं हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जो श्वसन किया जाता है वह वायवीय श्वसन कहलाता है। इस वायवीय श्वसन में क्या होता है ना कि एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत अधिक एनर्जी निकलता है। ठीक है, और जो अवायवीय श्वसन होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन किया जाता है। जब इसमें एनर्जी की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन किया जाएगा तो इसमें भी एनर्जी बनेगा, बट इसमें एनर्जी बहुत कम बनता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में एनर्जी ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो देखिए वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो तो बहुत सारे जीव आपको दिखाई दे जाएंगे, गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, इंसान, जो भी है सब का सब जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सांस श्वसन करता है, मतलब सीधे डायरेक्ट हवा से ही कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे कि ईस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ईस्ट के बारे में आपके 2nd चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं सस्तु चैप्टर में भी किए थे। ठीक है, तो ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ठीक है, यह क्या करता है, यह अवायवीय श्वसन के रूप में ये काम करता है पूरा का पूरा। इसलिए ये ऐसा जीव है जिसको अगर ऑक्सीजन ना भी दिया जाए तो विदाउट ऑक्सीजन का भी जिंदा रह सकता है, विदाउट ऑक्सीजन भी काम कर सकता है। अब ये करता कैसे भाई, हमारा प्रक्रिया क्या होता है एनर्जी बनने का, हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उस ग्लूकोज में क्या क्या करते हैं, उस ग्लूकोज का उपयोग कैसे कर दिया था, हम अल्कोहल खाना वाना बनाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा। जब ग्लूकोज का उपयोग, जैसे क्या होता क्या है ना, ग्लूकोज का जब हम उपयोग करते हैं तो ग्लूकोज के उपयोग करने के बाद वह अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्कोहल भी कुछ हद तक रहता है और काम करते रहता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ईस्ट की बात कर दिए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं भाई कि श्वसन को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर वापस इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, देखिए श्वसन क्या होता है, ब्रीदिंग जिसको कह रहे हैं, ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेशन 2 प्रकार का, वायवीय और अवायवीय। अब हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग का, तो ब्रीदिंग भी 2 प्रकार का होता है, एक अंतः श्वसन और एक होता है उच्छ्वसन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये क्या होता है
देखिए जब ऑक्सीजन वायु से ऑक्सीजन हवा को जब हम लोग सांस के रूप में अंदर लेते हैं तो वह ऑक्सीजन जो है ना अंतः श्वसन कहलाता है, और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं तो वह उच्छ्वसन कहलाता है। ठीक है, मतलब सांस को अंदर लेना इनहेलेशन और सांस को बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाता है। तो जब सांस को अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, मतलब भरपूर मतलब जितना चाहिए उतना होता है, जो हवा में जितना पाया जाएगा। और इनहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा। जैसे समझिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस में वही कंपाउंड लेंगे जो हवा में मौजूद है। तो हवा में हमारे पास कितना है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। हवाओं में 78% का नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, और आपका 0.04% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। तो अगर हम लोग सांस इनहेल करेंगे तो इनहेल में वही सब चीज़ों को करेंगे, यही 2-3 चीज़ें जाएंगी। तो ये आता है। इसके साथ में जब एक्सहेल करते हैं तब मामला बदलता है। क्या होता है भाई, एक्सहेल करते देखिए, क्योंकि हमारे शरीर को नाइट्रोजन का खास जरूरत पड़ता तो है नहीं, डायरेक्ट इस्तेमाल कर भी नहीं सकता हमारा बॉडी। ठीक है, तो नाइट्रोजन 78% जाता है, उतना ही वापस भी चला आएगा। लेकिन मसाला यहाँ होता है कि शरीर में ऑक्सीजन जाता है अंदर 21%, लेकिन जब वापस आता है ना तो वो रहता है 17%, यानी 4% जो है बॉडी उसको कंज्यूम कर लेता है, यानी फेफड़े के जरिए कंज्यूम कर लिया जाता है। और जब कंज्यूम कर लेगा भाई तो उतना ही गैस जब अंदर गया है तो उतना ही बाहर भी तो लाना पड़ेगा। तो वही चीज़ जो है वो CO2 की मात्रा में CO2 के रूप में क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो लगभग 4.4% के आसपास जो है क्या होता है, ऑक्सीजन को नहीं, मतलब CO2 को क्या किया जाता है, बाहर कर लिया जाता है। ठीक है, उतना CO2 क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब देखिए समझते हैं ये श्वसन दर, थोड़ा सा देख लीजिए श्वसन दर क्या होता है। तो 1 मिनट में जितना भी बार हम लोग सांस लेते हैं ना उसे हम लोग श्वसन दर कहते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति जो वयस्क मनुष्य होता है ना, वह मनुष्य 1 मिनट में लगभग 15 से 16 बार, यानी 16 से 18 बार सांस लगभग ले लेता है। ठीक है, और अगर वह कोई एक्सरसाइज कर रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला, हार्ड वर्क कर रहा है, भारी व्यायाम कर रहा है, तो उससे वह 25 मिनट 1 मिनट में 25 से भी ज़्यादा बार सांस ले लेता है। ठीक है, छोटे बच्चे नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे की क्या फेफड़ा बहुत छोटा होता है, फटाफट ले लेते हैं, कोई सांस दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग 25 बार हो जाता है। ठीक है, अब एक मन में सवाल आता है लोगों के मन में कि भाई व्यायाम जब कर रहा होता है इंसान, तो व्यायाम या एक्सरसाइज के समय पे क्या होता है कि उसका श्वसन दर जो होता है वो तेज़ कैसे हो जाता है। क्योंकि तेज़ करने पे क्या कारण क्या होता है, बड़ा छोटा सा सिंपल सा कारण होता है। देखिए नॉर्मली जब इंसान अपना कोई काम कर रहा होता है तो उसको काम करने के दौरान में एनर्जी का जरूरत तो पड़ता ही है, लेकिन वो सिंपल काम कर रहा है, जैसे कि चलना, बैठना, उठना, सिंपल काम कर रहा है, तो उसको एनर्जी कम चाहिए और उतना ही एनर्जी की से क्या करता है, वो अपना काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो कोई व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो एक्सरसाइज करने से उसका बॉडी अब ज़्यादा काम कर रहा है। जब ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। अब जब ज़्यादा एनर्जी वो लगाएगा तो भाई उसको ज़्यादा एनर्जी बनाना भी पड़ेगा। अब एनर्जी तो बना है नहीं हमारे पास, बॉडी फटाफट बनाती है और काम करती है कोशिकाओं के ज़रिए। तो इस चक्कर में क्या करती है, ये जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर में लेने का काम करती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेने का काम करती है कौन, हमारा फेफड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा। और इस चक्कर में हमारा सांस का दर क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। अब तो तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे हम लोग को अधिक ऊर्जा मिल जाता है। अब अधिक ऊर्जा के लिए हमें अधिक ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा ये काम हो जाता है। अब देखिए जब एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई एनर्जी के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा भोजन वाला जो एनर्जी है, ठीक है, भोजन का जो कंपाउंड हमारे पास गया हुआ है, जो ग्लूकोज गया हुआ है, वो भी तो खर्च होगा, तो वो भी खर्च होता है। तो जब ग्लूकोज खर्च होता है हमारा, तो भाई एनर्जी भी, खाना भी तो चाहिए। तो इस समय इससे क्या होगा कि जो एक्सरसाइज जो व्यक्ति करता है उसको भूख भी ज़्यादा लगेगा, उसको ज़्यादा खाने का क्रेविंग होगा, तो वो ज़्यादा खाना खाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट होता है कि उबासी जो होता है वो कैसे आ जाता है। देखिए कई बार क्या होता है, जब इंसान थका होता है, रिलैक्स मोड पे होता है, तो उसका श्वसन दर बहुत धीमा हो जाता है, सांस बहुत धीमा लेना शुरू कर देता है। और जब सांस धीमा लेगा ना, तो धीमा सांस लेने की वजह से समस्या क्या होता है कि इंसान का ब्रेन तो काम कर रहा है, बॉडी फंक्शन तो कर ही रहा है, अब उसको एनर्जी तो चाहिए भाई, हर सेकंड उसको एनर्जी चाहिए। तो जब सांस अगर कम लेगा तो ऑक्सीजन उसको कम मिलेगा, और कम ऑक्सीजन अगर उसको मिलेगा तो कम एनर्जी बना पाएगा, और जब कम एनर्जी बनेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो वैसे परिस्थिति में अचानक एकदम समझिए कि बड़का वो मुँह खुलवाता है, बॉडी अचानक ही एकदम सिग्नल भेजेगा, ऑटोमेटिक उसका मुँह बड़ा सा खुलवाएगा, अब ढेर सारा हवा जो है ऑक्सीजन के रूप में मुँह से खींचे, क्योंकि नाक से तो ढेर सारा सीजना एक बार में संभव है नहीं, इसलिए बड़ा सा मुंह खोलेगा और मुंह खोल करके एकदम पूरा का पूरा ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉडी में खींच लेता है। तो इसलिए कि क्या होता है, उबासी लेते हैं। ठीक है, तो ये उबासी हो जाता है हमारा। अब देखिए समझते हैं हम लोग
कि मानव का जो श्वसन तंत्र है वो कैसे काम करता है। देखिए हम अभी पिक्चर में फ़ोटो भी बना दिए हैं। फ़ोटो में क्या क्या बनाए हुए हैं वो देखिए। अभी हम फ़ोटो सबसे पहले ऊपर में जो बनाया है उसको नासा गुहा कहते हैं, जहाँ से श्वास लेते हैं। उसके जस्ट नीचे मुख गुहा है। तो नासा गुहा से जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो नासा गुहा और मुख गुहा दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड है ना। नासा गुहा और मुख गुहा दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड है। आप कभी महसूस किए होंगे कि जब हम कभी जिसको हम लोग गंदगी कहते हैं, नाक से जो निकाला जाता है, आदमी जो चिप करके खींच खा करके जो निकालता है, तो नाक से निकल रहा होता है लेकिन उसको आदमी मुंह में खींच लेता है और खींच करके मुंह से फेंक देता है। ऐसा देखे होंगे कि नाक से निकलना होता है लेकिन उस नाक वाला जो गंदगी होता है उसको मुंह में खींच करके आदमी फेंक देता है। तो ये क्या बताता है कि भाई नाक का कनेक्शन सीधा मुंह में है। तो ये वही होता है जब वहाँ से कनेक्ट तो यानी कि कहने का मतलब कि दोनों कनेक्टेड है। तो नाक का रास्ता और मुंह का रास्ता दोनों एक ही है, ठीक है। अब वहाँ से जब नीचे की तरफ आता है तो आने के बाद फूड पाइप जो कह दीजिए वो सारा थोड़ा कुछ हद तक लगभग सेम रहता है। फिर उसके बाद आने के बाद जो हमारा खाने का रास्ता है, खाना का रास्ता का अलग बट जाता है। मतलब वो जो रास्ता है जो ग्रसनी जिसको कह दीजिए, वो खाने वाला का अलग बन जाता है और हवा वाला का अलग बन जाता है, फेफड़ा वाला का अलग बन जाता है। तो खाना में जाने के बाद यानी एक स्टमक से जुड़ जाता है, एक आपका फेफड़ा जुड़ जाता है। तो स्टमक वाला तो कहानी पढ़ ही चुके हैं पिछले क्लासेस में, अभी हमको फेफड़ा वाला समझना है। तो लंग्स वाला, तो लंग्स में क्या कहानी होता है, लंग्स हमारे पास दोनों साइड में हमारे पास पाया जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान क्या होता है ना, हमारे पास जो सांस लेते हैं तो जब हवा हमारे फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा के अंतर्गत में जो है ना एक एल्वियली नाम का चीज़ पाया जाता है। जैसे आप लोग का नहाते वहाते टाइम पे जो एक जाली टाइप का रगड़ते हैं ना, वही जाली जो होता है, उस जाली कैसा होता है, ठीक लगभग वैसा ही समझिए एल्वियली पाया जाता है। किसमें, हमारे फेफड़ों में। तो वो फेफड़ा क्या करता है, वो क्या करेगा ना कि उस जब हवा उसमें आएगा तो उस जाली में क्या होता है, हवाएं फंस जाती हैं। और जब हवा उसके अंदर में फंस जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे जो उसमें क्या होता है, जो एल्वियली होता है उसमें बहुत ही पतले पतले नस होते हैं, बहुत पतले पतले एकदम पतला पतला नर्व्स पाए जाते हैं। अब वो नर्व्स क्या करेगा कि उस आए हुए सांस के द्वारा आए हुए हवा में से ऑक्सीजन को खींच लेता है और खींच करके उसको ब्लड में मिक्स कर देता है। तो ब्लड में कैसे मिक्स करेगा, हमारे ब्लड में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वही हीमोग्लोबिन को रख देता है। मतलब समझिए कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान काम करने का वही होता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, उसी की वजह से उसका हमारे खूनों का भी रंग भी लाल ही होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वहाँ से गैसों को अपने ऊपर उठाएगा, लादेगा एकदम मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और लाद करके ले जाएगा। और ले जा करके कहाँ डालेगा, कोशिकाओं में डाल देगा, ब्लड में डालेगा। ब्लड पूरी कोशिकाओं से मिली हुई है, वो जा करके कोशिका में डाल देगा। और जैसे ही कोशिका में जाएगा तो पहले से ही कोशिका में ग्लूकोज रखा हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा और वहाँ पे एक क्रेब्स नाम का चक्र चलेगा, जिसके फलस्वरूप एनर्जी बनेगा, है ना, हीट जनरेट होगा। और जब एनर्जी बनेगा फिर बॉडी उसका इस्तेमाल करके रिचार्ज रहेगा, अपने दैनिक दिनचर्या को काम करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, ये फेफड़ा में काम होता है। अब एक बात को समझिए कि खाना का भी रास्ता एक ही है और हवा का भी रास्ता एक ही है, तो क्या कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता है? कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि फेफड़ा में खाना घुस जाए, तो फेफड़ा में खाना घुस सकता है, ये बात का भी तो डर होता है। लेकिन तो ये बात बहुत प्रॉब्लम वाला चीज़ है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई अगर खाना फेफड़ा वाला में घुस जाए तो दिक्कत हो जाएगा, सांस इंसान ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, बात को समझिए। जहाँ पे हम बनाए हुए हैं ना दो रास्ता बनाए हुए हैं, जहाँ से बट रहा है दो पार्ट, तो उसी में ठीक बीच में क्या होता है कि एपिग्लॉटिक्स नाम का एक मसल्स पाया जाता है। एपिग्लॉटिक्स नाम का होता है वो, ठीक है। वो क्या करता है ना, वही एकदम ट्रैफिक पुलिस टाइप का काम करता है, इधर जाओ बाएं जाओ दाहिने बाएं करते रहता है। वो क्या करता है, जब कभी भी हवा आ रहा होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा जाता है, जब हवा जाता है ना तो वो खाना वाला जो रास्ता होता है, यानी स्टमक का जो रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर देता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं, जब खाना पास हो रहा होता है तो वो हवा वाला को ब्लॉक कर देता है, यानी कि फेफड़ा वाला को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से समझिए कि वो क्या होता है कि खाना सही समय पे सही जगह तरीके से और सही जगह पे पहुंच जाता है, हवा भी सही जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे ही करके काम हमारा होता रहता है, इसमें कोई समस्या नहीं होता है, मतलब जाते रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए, अब ये जो एपिग्लॉटिक्स है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इस एपिग्लॉटिक्स को कंट्रोल करने का काम करता है माइंड, ब्रेन। तो ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है, ब्रेन ही पूरा तरह से कंट्रोल करता है, हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ब्रेन उसको अपने आप उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और जब ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा होता है तो कई बार क्या होता है, मतलब हम लोग इंसानों को क्या कहा जाता है
कि भाई खाते वक्त बात मत करो, खाते वक्त कुछ आलतू फालतू मत सोचो, खाते वक्त किसी के बारे में ख्यालों में मत डूबो। लेकिन कहाँ इंसान हम नहीं मानने वाले हैं। हम इंसान लोग क्या करते हैं, खाना खाते खाते टीवी चला लेंगे, खाना खाते खाते किसी से बतियाना शुरू कर देंगे। आजकल तो भाई मीटिंग्स हो रहा है कि भाई खाने पे मीटिंग करते हैं, खाने पे बातचीत करते हैं, एकदम खाने का टाइम भी बढ़कर यूटिलाइज़ करने के चक्कर में आ गया। तो जैसे इस चक्करों में होता क्या है कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन तो पहले अब आपका जो एपिग्लॉटिक्स है वो तो लगातार काम कर रहा है, ठीक है। एपिग्लॉटिक्स जो है वो मूव कर रहा है कि खाना खाते टाइम एपिग्लॉटिक्स का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सांस तो लगातार चलेगा, है ना। देखिए खाना खाना बंद कर देंगे तो एपिग्लॉटिक्स चुपचाप आराम से सांस को आदान प्रदान करते रहेगा। लेकिन सांस नहीं ना रोक सकते हैं, खाना को रोक सकते हैं बट सांस को थोड़ी रोक देंगे कि भाई आप खाना खा रहे हैं तो सांस नहीं लेंगे, खाली खाने खाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो चीज़ होता नहीं। तो खाना खाने के टाइम पे सांस भी ले रहा है और खाना भी खा रहा है, तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे समय पे क्या होता है कि एपिग्लॉटिक्स क्या होता है ना, खाना भी खा रहा है, सांस भी ले रहा है, तो वो दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है। और ब्रेन अगर सही से उसके हिसाब से काम नहीं किया तब हो जाता है गड़बड़, वो हो जाता है कंफ्यूज। और कंफ्यूज होने की वजह से कई बार उसको मुड़ना होता है लेफ़्ट, मुड़ जाता है राइट में। यानी कि खा रहा है खाना, उसको मुड़ना था, उसको बंद करना था फेफड़ा वाला को, अब पेटे वाला बंद कर दिया, स्टमकी वाला बंद कर दिया, जिस वजह से खाना घुसने लगता है फेफड़ा में। और जब खाना फेफड़ा में घुसने लगता है तो उस चक्कर तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो फेफड़ा होता है वो देख लेता है कि भाई खाना आ रहा है, तो वो हचाक से कस के धक्का मारेगा, नीचे से ढाल से धक्का मारेगा कस के। जब कस के धक्का मारेगा तो धक्का मारने के बाद क्या होगा ना कि एकदम सीधे ऊपर भागेगा। देखिए अभी वीडियो जो चल रहा है, इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं वहीं पे एपिग्लॉटिक्स बना होता है। हम अभी नाम जस्ट लिखे हैं कि ये हमारा एपिग्लॉटिक्स है, यही इधर उधर मूव करता है ना, इसी बारे में बता रहे हैं। तो कस के नीचे से क्या करेगा, धक्का मारेगा और मार करके समझिए कि फेफड़ा को साफ़ करेगा, मतलब रसनी जो होता है उसको, श्वास नली को साफ़ कर देगा। अब श्वास नली होगा साफ़, ठीक है। भाई तब बोल दिया ना, पढ़ाने में भी बोल दिए अभी 2-3 घंटा, अभी भी बोल रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाए हैं आप लोग के चक्कर में। हमारा भी एनर्जी ख़त्म हो गया। 1 मिनट का ब्रेक लगाना पड़ेगा, रुकिए थोड़ा सा। 1 2 3 वीडियो में ब्रेक नहीं लगेगा नहीं, इसलिए ओवरऑल ये चलता रहेगा। अच्छा छोड़िए, देखते हैं, पूरा रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, थोड़ा सा तो बचा हुआ है बस। तो अब देखिए समझिए क्या होगा। तो एपिग्लॉटिक्स क्या करता है, वो हो जाता है, तो फिर वो हिचकी, तो वही बात आप समझिए कि पूरा एकदम खाना जो है नाक मुंह से बाहर आ जाता है। या तो क्या करेंगे, कई बार क्या होता है हम लोग को हिचकी शुरू हो जाता है, समझे, तो हिचकी शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा श्वसन की प्रक्रिया चलती है। अब देखिए श्वसन में एक बात को समझिए, जब हम लोग सांस को लेते हैं तो खींचने में तो फेफड़ा ले लेता है, लेकिन जब सांस को फेंकना होता है, बाहर करना होता है ना, तो फेफड़े के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फेफड़े के पास, लंग्स के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने अंदर जमा हवा को बाहर भेज सके, ठीक है। उसके पास ये क्षमता नहीं होता है। जब उसके पास ये क्षमता नहीं होता है तो वो क्या करता है, तो उसको फिर मदद कौन करता है, उसको मदद करता है डायफ्राम। पेट के जस्ट नीचे में डायफ्राम पाया जाता है। अभी जस्ट हम फिगर बनाएंगे, दिखाएंगे डायफ्राम कहाँ पे है, नीचे में बनाएंगे। जो फेफड़ा बना है ना नीचे सेब की तरह, उसके जस्ट उसके जस्ट नीचे में डायफ्राम बनाएंगे। तो डायफ्राम जो होता है ना 70% हवा को, यानी फेफड़ा का हवा को बाहर फेंकने का काम करता है। बाकी का जो 32-33% बच गया उसको भेजने का काम करता है कौन, रीढ़ की, जो हमारे फेफड़े के, फेफड़ा की जो दोनों साइड में जो पाया जाता है, क्या रीढ़ के जो पाया जाता है, जो हड्डी होता है ना, पसली जिसको कहते हैं, वो पसली क्या करता है, वो पसली उसको दबाता है, यानी कि फेफड़ा पर दबाव डालता है चारों तरफ से। जब उस पर दबाव पड़ता है ना तो उसके अंदर का सारा ऑक्सीजन या हवा या CO2 युक्त गैस जो होता है, हवा जो होता है, सांस क्या होता है, पूरा का पूरा बाहर निकल आता है। तो सांस लेने और सांस देने में इस तरह का नाटक होता है, ठीक है। कई बार देखिए क्या होता है, इंसान को गहरा चोट लगता है डायफ्राम के ऊपर, जिसकी वजह से उसका डायफ्राम का मसल ब्रेक हो जाता है या फिर वो ख़राब हो जाता है या काम करना ही बंद कर देता है, जिस कंडीशन में इंसान का तत्काल मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तत्काल मृत्यु हो जाता है। क्योंकि सोचिए सांस के बिना तो इंसान बहुत जल्दी टपक जाएगा ना, सांस तो भाई हर मिनट चाहिए इंसान को। तो अगर इंसान सांस लेगा और सांस कहीं किसी कारण से रुक गया
फिर तो दिक्कत हो जाएगा उसको, तो वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। तो वैसे परिस्थिति में इंसान को जो है मृत्यु हो जाता है। कई बार देखे होंगे कि इंसान भाई कहीं चोट नहीं लगा, कोई हड्डी तक नहीं टूटा, लेकिन फिर भी चल बसा, तो वो यही कारण होता है ना। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये फेफड़ों का काम हो गया। अब देखिए फेफड़ा हो गया, एक छींक याद आ रहा है हमको, छींकों के बारे में। होता क्या है, जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो आपको जैसे मालूम चलता है कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, तो सांस लेने में जब नासा गुहा में हमारा घुसता है, नासा द्वार में, नासा नॉस्ट्रल जिसको कहते हैं, उसमें जब हवा घुसता है तो घुसते के साथ उस छेद के ही पास में क्या होता है, बाल लगे होते हैं। और वही बाल क्या करता है, वो बाल जो उसको छानने का काम करता है, छलनी का काम करता है। ठीक है, अब छलनी का काम करता है मतलब छलने का क्या है, जैसे हवा में कुछ कण बन आ जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो वो उसको छानने का काम करता है। जब वो उसको छान लेगा उसके बाद उसके आगे जस्ट क्या होता है, म्यूकस होता है, तो पूरा तरह से तो छान नहीं पाएगा उसको। और जब उसको पूरा तरह से नहीं छान पाएगा तो उस थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। जब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो बचे खुचे जो छानने वाली चीज़ है ना, उसको छानने का काम कौन करेगा, उसको रोकने का काम कौन करेगा, अपने हाथ को, मतलब उंगलियों को जो है ना नाक में अंदर उंगली कीजिएगा, नाक में उंगली करने वाला काम कीजिएगा, तो जैसे ही नाक में उंगली अंदर कीजिएगा तो आपको चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा या हाथ में लग जाएगा। तो वो गंदगी नहीं है, हमारे नाक में म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस बनता है, वो बनाता रहता है, हमारे नाक के पास ग्रंथि वो बनता रहता है। वही म्यूकस क्या करता है ना, चिपचिपा होता है, वो बनाया ही चिपचिपा इसलिए है कि गंदगियों को चिपका सके। तो अपने अंदर गंदगियों को क्या करता है, वो चिपका लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हवा बहुत हद तक क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। उसके बाद वो जो हवा है फिर वो आगे बढ़ता है और उसके बाद वो फेफड़ा में जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी दौरान क्या होता है कि कई बार इंसान को जो है ना बहुत ऐसा जगह चल जाता है जहाँ पे धूल गंदगी बहुत ज़्यादा है, या फिर कई बार सांस में क्या होता है कि इतना ज़्यादा उसमें गंदगी होता है कि वो म्यूकस और वो बाल भी उसको छान नहीं पाता है, जिसके वजह से वो नाक के अंदर प्रवेश कर जाता है गंदगी। ठीक है, और जब जैसे ही प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, आप शरीर तो स्मार्ट है, गंदगी अंदर फेफड़ा में चल जाएगा तो आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है ना, शरीर जो है ना छींकता है, था ऐसे एकदम छींकेगा ऐसा ना कि पूरा का पूरा गंदगी को बाहर फेंक देगा। ठीक है, छींकता है। तो छींकना एक हमारे शरीर को बचाने का डिफेंस सिस्टम है, वो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली है वो, तो उसको गलत तरीके से नहीं लेना है, बहुत सही चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, वो हमारी छींकें आती है। तो छींके के बाद समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग फेफड़ा का बात किए, एक वो चीज़ होता है धूम्रपान लोग करते हैं, लोग नशा वशा का करते हैं, सिगरेट पिएगा, बीड़ी गांजा फूकेगा। सोचिए वो कितना गलत चीज़ है हमारे पास, वो एक प्रकार का धुआं है और उस धुआं में कितना कालिक होता है। आप नॉर्मल देखिए, आपके घरों में खाना वाना बनता होगा, अगर आग पे या कहीं भी आग जलता होगा तो एक बार आग जलाइएगा कितना काला हो जाता है, दीवार वहाँ का हो जाता है ना। तो वैसे ही अगर हमारा कोई चीज़ जलेगा तो जलने पर वहाँ से धुआं पैदा होता है और वो धुआं क्या करेगा, कालिक पैदा करेगा। ठीक है, कालिक पैदा करेगा। तो अब अगर वही चीज़ हमारे फेफड़ा में घुस रहा है, सोच करके देखिए, जब इंसान धूम्रपान कर रहा है तो पूरा सीधा का सीधा धुआं कहाँ डाल रहा है, फेफड़ा में डाल रहा है। अब सोचिए, जो सिगरेट है वो आदमी नाक से तो पीता नहीं है, मुंह से पीता है। नाक से अगर पीता तो कुछ हद तक उसको वो म्यूकस वगैरह उसको रोकता भी है ना, कुछ हद तक उसको रोक वो करता है, लेकिन नाक से तो पीता नहीं है कोई सिगरेट, है ना, मुँह से ही पीता है। अब जब मुंह से पिएगा तो पूरा का पूरा समझिए कि धुआं जाएगा कहाँ, उसके पेट फेफड़ा में, लंग्स में जाएगा। और जब लंग्स में जाएगा जिसकी वजह से लंग्स में काला काला एकदम धब्बा जमना शुरू हो जाता है, गंदगी जमना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे लंग में, फेफड़ा में क्या होगा, रोग होना शुरू हो जाएगा, श्वसन रोग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, कैंसर खतरा, उसमें इन्फेक्शन आ जाएगा, काफ़ी तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बात समझ में आया, तो ये काफ़ी नुकसानदायक चीज़ है। हर इंसान को इस श्वसन ये धूम्रपान से बचना चाहिए। लोग को पता नहीं क्या मज़ा आता है उस चीज़ में। ठीक है, तो आप लोग को नहीं पीना है। अब देखिए, हवा में जब सांस लेते हैं ना तो CO2 तो निकलता है, साथ में उसमें जलवाष्प भी पाया जाता है, हवाओं में जलवाष्प पाया जाता है। कई बार देखिएगा सांस मास्क लगा के रखते हैं तो मास्क के नॉस्ट्रिल के पास जो है ना भीग जाता है। क्यों भीग गया, क्योंकि हमारे सांस में नमी पाया जाता है, जलवाष्प भी पाया जाता है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर कोई शीशा उस पर फूंक मारिए, ठंड में ज़्यादा नज़र समझ में आएगा, कोई शीशा उस पर कांच ऊपर फूंकिएगा ना तो धुंध जैसा जमा हो जाएगा, वहाँ पे पानी से धुंधला जैसा जमा हो जाएगा, तो वो क्या रहता है, जलवाष्प ही रहता है।
ठीक है। एक और चीज़ बताया जाता है, आपको याद होगा लाइम वाटर के बारे में, चूने का पानी के बारे में। तो चूना का जो पानी होता है, तो उस चूने का पानी पे अगर CO2 गैस जाता है, तो CO2 गैस जाने की वजह से उसका रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है, ठीक है, उसका रंग दूधिया हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, CO2 का पहचान होता है। अब इंसान का जो श्वास होता है उसमें भी क्या होता है, CO2 का मात्रा अच्छा खासा होता है। तो अगर कोई इंसान अपना फूंक भी मारेगा ना लाइम वाटर पे, तो उसका भी जो दूध, उसका जो पानी का जो रंग होगा वह दूधिया हो जाएगा। और जब पानी का रंग दूधिया होगा तो समझ लीजिए कि उसमें CO2 की मात्रा है, उसका पहचान तो यही है, इसमें CO2 की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गया होगा, यानी कि आप जब चूने के पानी में फूंक मारिएगा तो उसका रंग दूधिया हो जाएगा, जो कि CO2 की उपस्थिति की पहचान है, ठीक है। अब एक बात समझना है, श्वसन तो इतना सारी बातों को समझ लिए। अब क्या सभी जीव एक ही तरह से सांस लेते हैं? क्या सभी के पास नाक होता है? क्या सभी के पास फेफड़ा होता है? नहीं, सभी के पास एक जैसी श्वसन प्रणाली नहीं होती है। कुछ ऐसे जीव हैं जो त्वचा से सांस लेते हैं, हाँ स्किन से, और कुछ ऐसे जीव हैं जो सीधा श्वास नली से सांस लेता है, और कुछ ऐसा है जो अपने फेफड़ों से सांस लेता है, और कुछ ऐसा है जो गिल्स से, गलफड़ा से सांस लेता है। जैसे मछली गलफड़ा से सांस लेता है, ठीक है। केचुआ हो गया, अपने त्वचा से सांस लेता है। जो कॉकरोच होता है उसमें श्वसन रंध्र पाया जाता है, शरीर के किनारे किनारे पर क्या होता है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो वही छेद क्या होता है ना, श्वसन प्रणाली, मतलब उसका एक समझिए कि एक वायर टाइप का बिछा रहता है, उसको बातक कहते हैं, ट्रैकी कहा जाता है, ठीक है। वायु का नली का एक जाल सा होता है, तो वो उससे सीधा सांस ले लेता है, ठीक है। और मेंढक का कहानी थोड़ा सा अलग होता है। मेंढक में क्या होता है ना, मेंढक जब सबसे पहले छोटा होता है तो वो टेडपोल कहा जाता है, उसको एकदम मछली की तरह होता है, ठीक है, तो मछली की तरह तैरते रहता है, तो वो टेडपोल है। जब वो टेडपोल के रूप में रहता है तो उसमें जो सांस लेगा ना, वो गिल्स से सांस लेगा। लेकिन जैसे वो विकसित होकर के बड़ा हो जाएगा तो वह क्लोम से सांस लेता है, सॉरी क्लोम बोल दिया, मतलब क्लोम गलफड़ा को ही कहता है। जैसे ही बड़ा होगा तो वो ज़मीन पर जब रहेगा ना तो नाक से सांस लेगा, और जब वो कहीं मिट्टी में अंदर दब जाएगा, ठीक है, तो वो जो है त्वचा का सांस लेता है। तो मेंढक जो है तीनों पर सांस लेता है, फेफड़ों से भी सांस लेगा, त्वचा से भी सांस लेगा, और साथ में गिल से भी सांस लेता है। अब एक मछली होता है वेल नाम का, ये वेल हो गया और डॉल्फिन हो गया, ये मछलियाँ जो है ना, ये सब स्तनधारी जीव कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सांस लेगा ना, वो इसका पास एक फेफड़ा होता है। जितना ही बड़ा जीव टाइम मिलेगा ना, ये सब फेफड़ा से सांस लेता है। फेफड़ा सांस लेगा तो ये क्या करती है भाई, समय समय पर, जैसे क्या बोला गया है, मछलियों के पास क्लोम पाया जाता है, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन के पास क्लोम नहीं पाया जाता है, वो उसके पास फेफड़ा ही होता है। तो वो क्या करेगी, समय समय पर पानी के सतह पर आती है और एक साथ ढेर सारा पानी को खींचती है, और खींच करके क्या करती है, उसको अंदर खींच लेती है शरीर में, और फिर नीचे चली जाएगी। कुछ समय बाद वापस आएगी, हवा को छोड़ेगी, वापस सांस लेगी, चली जाएगी। उसको ब्लो होल कहते हैं, ठीक है। जो माथा पर उसका एक छेद होता है उसी को कहते हैं। तो ये व्हेल मछली का और डॉल्फिन मछली का कहानी होता है। अब सवाल है, क्या पत्तियाँ, क्या पौधे भी सांस लेते हैं? हाँ, पौधे जो होते हैं उसकी पत्तियों में बहुत ही छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो स्टोमेटा से ही गैसों का आदान प्रदान करता है। मतलब कि उसको तो, प्लांट को तो CO2 चाहिए और इंसान को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो वो पत्तियों के द्वारा करता है। साथ ही जड़ों से भी वो करता है कुछ हद तक, ज़्यादातर पत्तियों से ही करेगा, कुछ हद तक जड़ से भी करेगा, क्योंकि जड़ में पास से पानी खींचता है, और पानी में भी ऑक्सीजन होता है, CO2 हो सकता है, मतलब हवा भर रहता है वहाँ पे भी, ठीक है, तो वहाँ से करेगा, ठीक है। तो जड़ों से भी कुछ हद तक वो कर लेता है। अब एक और चीज़, कई बार पौधों की बात करेंगे, कई बार पौधे में हम लोग क्या करते हैं ना, पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। जब ज़्यादा पानी मिल चल जाता है तो उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, मतलब समझिए कि उसको ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है, ठीक है। भैया पता नहीं क्या है यार, कितना बचना, थोड़ा सा और क्या बताएं आपको, बहुत बोल दिए हैं, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। अब एक और क्या बताए थे, हाँ एक प्राणायाम बताए थे, बस अब तो ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। एक प्राणायाम बताए थे
कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करते हैं। प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, इस तरह प्राणायाम करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये सब करते हैं ना तो हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा जिससे हम लोग बेहतर तरीके से काम अपना कर पाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मामला इतना था। काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो ना समझ में आया हो या समझने में दिक्कत किया हो तो उसको कमेंट में या डायरेक्ट जैसे मन करे मैसेज करिए, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। आज रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पता नहीं क्या मामला था। ठीक है, तो हो गया है पूरा का पूरा रिकॉर्ड। अब बस हम अभी जस्ट हम लाइब्रेरी के किनारे में, लाइब्रेरी में के पास में बालकोनी टाइप बना हुआ है, वहीं पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, बस इतना ही था। और कुछ डाउट वाउट रहेगा तो उसको क्वेश्चन के जरिए पूछ लेंगे, हम आपको बता देंगे, या कमेंट जैसे भी करना हो। ठीक है, चलिए बढ़िया, ऑल द बेस्ट।